नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। दुनिया भर में रूस के यूक्रेन पर हमले का विरोध हो रहा है। रूसी सेना की वापसी की मांग की जा रही है। तीसरे दिन भी यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले जारी हैं। कीव की घेराबंदी की जा रही है। रूस का दावा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा, लेकिन यूक्रेन के तमाम शहरों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। मासूम बच्चे तक जंग का दर्द भुगतने को मजबूर हैं। घर टूट गए हैं। वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच करीब 18,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी वतन वापसी के लिए कोशिशें शुरू हैं। इसके लिए एयर इंडिया सामने आया है। भारतीयों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते सुरक्षित निकाल कर लाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यूक्रेन में किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार रूस की तरफ से हमला यहां पर किया जा रहा है और हर जगह बस यहां पर आप देख सकते हैं तबाही ही तबाही नजर आ रही है। यूक्रेन की तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय छात्र जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें वापस लाने की कोशिशें लगातार तेज हो गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित देश लाया जाएगा। नहीं, आप सबको जानकारी मिल गई होगी। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के टच में है। एयरलिफ्ट कर यूक्रेन में फंसे सभी स्टूडेंट्स को वतन वापसी लाया जा रहा है। के लिए मेरी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ तालमेल है। उन्होंने अपने कॉल सेंटर बनाया है, उन्होंने एक सेल बनाया, हमने भी चंडीगढ़ में सेल बनाया है। हमारे पास बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन भारत सरकार जो है पूरा उस पर ध्यान रखी हुई है और वहाँ से एयरलिफ्ट करने की योजना बनी हुई है। अभी चूँकि यूक्रेन में तो शायद नहीं उतर पा रहे जहाज़, लेकिन आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ हमने अपनी हवाई यात्राओं को शुरू करने के लिए अपना निर्णय लिया है और बहुत से वहाँ के जो विद्यार्थी हैं या वहाँ के जो भारतीय नागरिक हैं उनको पड़ोस के प्रदेशों में ला करके उनको लिफ्ट करें। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार चिंतित है। हमारा पूरा विदेश मंत्रालय दिन रात पूरी तरीके से सभी एम्बेसी से, हंगरी, पोलैंड और आपका यूक्रेन, रशिया से सबसे इन टच है और गवर्नमेंट पूरा ही सबसे ज़्यादा इस पर प्रयास कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे कर रहे हैं और हर आदमी चिंतित है। उन्हें ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। मेरे ख्याल में युद्ध भी आज शाम तक कुछ टर्म्स आई हैं और दोनों में आपस में ठीक हो जाए। देखिए, हर तरीके से गवर्नमेंट पे एम्बेसी सर जो है वो एक एक मिनट की हर बात को वो वॉच कर रहे हैं और ध्यान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। कल मेरी डीसी साहब से भी बात, यहाँ जो फैमिली मेंबर है सबसे इन टच है। यूक्रेन में हरियाणा के स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं। सोनीपत के कई छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में समय गुजार रहे हैं। राय विधानसभा के भी 5 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चरखी दादरी के 24 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं। बच्चों के अभिभावकों ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान से मदद की गुहार लगाई। वहीं झज्जर के मुकुंद भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी में। यहाँ पर किस तरह से बच्चों को लेकर जो अभिभावक परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, फोन के जरिए यहाँ पर सिर्फ बात करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चों को लेकर जो उनकी चिंता है वो यहाँ पर सामने नजर आ रही है। अपने बच्चों का इंतजार ये अभिभावक करते हुए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द एयरलिफ्ट किया जाए और यूक्रेन से वापस भारत लाया जाए।
सीएम मनोहर लाल ने कैथल को करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे 4 दीवारी और अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वहीं सीएम 11 मुखी मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना मांगी। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम के कैथल का दौरा। या आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मुख्यमंत्री ने कई आयोजनों का हिस्सा यहां पर वो बने, निर्माण कार्य का निरीक्षण उन्होंने किया और सौगात यहां पर मुख्यमंत्री ने दी है। सीएम मनोहर लाल अपने कैथल दौरे के दौरान सबसे पहले 11 मुखी मंदिर पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने 11 मुखी मंदिर के महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि महारुद्र यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से महारुद्र यज्ञ का आयोजन नहीं हो पाया था। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। हवन यज्ञ जो चल रहे हैं, एक बड़े लेवल का एक कार्यक्रम है। वहाँ संत जन भी आए हैं और कैथल की और आसपास की जनता भी बड़ी मात्रा में है। वैसे तो ये कार्यक्रम बार बार होता है, लेकिन इस बार का विशेष कार्यक्रम है कि कोविड के बाद कुछ वर्षों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुझे निमंत्रण मिला था, मेरी इच्छा थी कि यहाँ, क्योंकि कैथल से बहुत पुराना मेरा संबंध है, तो यहाँ जो लोग मिले जिस प्रकार से, और वैसे भी जो कि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण से आना जाना हुआ नहीं, आज इस उत्साह को देखते हुए मेरा मन भी प्रसन्न है। हमारे सारे जो नेता हैं, चाहे हमारी मंत्री बहन कमलेश डांडा जी हैं, हमारे लीलाराम जी विधायक हैं, हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, पार्टी के लोग भी सब हैं, रणधीर गोलन यहाँ आए हुए हैं, तो ऐसे सब, और हमारे ईश्वर सिंह जी भी आए हैं, और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। इसलिए इन सब के एक उत्साह है और ये लोग भी सब प्रसन्न हैं और जनता इतना एक प्रकार से उत्साह में आई है। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जितने काम जनता ने हमारे जिम्मे सौंपे थे सब किए हैं, और आगे भी आह्वान करता हूँ, जो काम जहाँ के विकास के लोग बताएंगे उन कामों। सीएम मनोहर लाल ने पेंशन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कांग्रेस ने खत्म की, कांग्रेस हरियाणा की जनता को जवाब दे, आखिर उन्होंने अपने शासनकाल में पेंशन क्यों बंद की। उन्होंने कहा कि अब पेंशन बंद करने की अफवाह फैलाकर कांग्रेस जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार ने न सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाई है, बल्कि बुढ़ापा पेंशन का लाभ लोगों को घर बैठे देने जा रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस दोगली है। कांग्रेस ने अपने टाइम में ही ओल्ड पेंशन खत्म की थी। आज ये अपने टाइम में ही केवल चौके शुरा छोड़ना कोई ना कोई और जनता को बहकाने के लिए कुछ करते हैं। मुझे पहले इसका जवाब दे कि इन्होंने ओल्ड पेंशन जो है वो खत्म क्यों की थी, इसका जवाब देंगे तब बात करेंगे। बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचने के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि तेज हवाओं और बारिश से उनकी फसलों में करीब 70% का नुकसान हुआ। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है, जबकि सरसों की फसल की कटाई हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और मुआवजे की मांग की। तो रात को देर रात बारिश हुई थी, ओला आए थे, इससे ज़्यादा नुकसान है ज़मींदार को। इस गेहूं को देखो कितना ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमको सरकार से अपील है कि हमको मुआवजा दिलाया जाए, हमारे ज़मींदारों को मुआवजा दिलाया जाए। ये जी बारिश के साथ आंधी आई है, आंधी में कम सम बिना तो ओले भी आए, कम सम भी बारिश की वजह से ये खेत लौटे पड़े हैं। इनमें नुकसान कम से कम 75-80%। सरसों कटी हुई रखी हैं, इनमें ये भी जल गई सब। बेमौसम बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के मुआवजे के लिए 561 करोड़ की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। मुआवजा पिछले दिनों में हमने आपको ध्यान में ही आपके सामने ही 12 जिलों के 561 करोड़ रुपया, यानी कई लाख किसान थे
उनको 561 रुपया सीधा हमने डाइवर्ट किया था, जो आगे उनको पहुंच गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 261 करोड़ रुपया ये उनके अकाउंट्स में चला गया है। बाकी सब भी मार्च अंत तक ये सब चला जाएगा। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की, जिसे लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत मौके का मुआयना करके रिपोर्ट तैयार करें और सरकार को भेजें। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। पहले भी स्पेशल गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई करवाई थी, आगे भी इसी तरह करवाते रहेंगे। हमारे भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कई गांवों में ओलावृष्टि हुई है और किसान भाइयों को मायूसी हुई है। हमने सब अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत मौका मुआयना करें और उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजें। किसान भाइयों की नुकसान की भरपाई हरियाणा सरकार करने को कृत संकल्प है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और जैसे पहले गिरदावरी करके आपके नुकसान की भरपाई करवाई थी, इसी तरह से आगे भी करवाते रहे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब और हरियाणा की स्थायी सदस्यता खत्म करने का विरोध किया। सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के अधिकारों को कुचलने का काम किया है। एक बार फिर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान की नुमाइंदगी खत्म कर मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे चारों प्रांतों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है, हमारे अधिकार छीने हैं, हमारे अधिकार रौंद दिए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा में खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की एक ऐसी सरकार है जो मोदी सरकार के आगे चूं तक नहीं कह पा रही। जयराम ठाकुर जी हिमाचल में कुर्सी को ऐसे चिपके बैठे हैं कि हर हिमाचल के अधिकार खत्म हो तो हों, परंतु वो उफ नहीं करेंगे। जो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और राजस्थान में भाजपा के केंद्रीय मंत्रीगण हैं या उनके नेतागण हैं, उनकी तो सांस तक नहीं निकल पा रही। हम पूछना चाहते हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, जयराम ठाकुर जी, हमारे साथी अनुराग ठाकुर जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ढींडसा जी मोदी जी से ये सवाल पूछ पाएंगे? पहला सवाल कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान की बीबीएमबी में नुमाइंदगी खत्म क्यों की गई, कैसे खत्म की गई? दूसरा सवाल, ये प्रोजेक्ट पंडित नेहरू ने हमारी सिंचाई परियोजना है, हमारी बिजली परियोजना है, हमारे लिए बनाई थी। केंद्र सरकार हमारा अधिकार कैसे खत्म कर सकती है? हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 12 में चल रही साईं की पाठशाला में पहुंचे, जहां छोटे बच्चों ने उनका स्वागत किया। शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला की ओर से पंचकुला सेक्टर 12 में जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री में पाठशाला चलाई जाती है। गुप्ता ने कहा कि शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला की ओर से पहले भी कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। विधानसभा स्पीकर छोटे बच्चों के साथ फुल मस्ती के मूड में नजर आए। छोटे बच्चों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता गाने पर थिरकते नजर आए। जय श्री राम। 3 दिन तक चलने वाले भिवानी की राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में पूरे प्रदेश से उम्दा नस्ल के पशुओं का आगमन जारी है।
25 से 27 फरवरी तक प्रदर्शनी हो रही है। प्रदर्शनी में अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु मेले और प्रदर्शनियों में अपने नाम खिताब करने वालों के बीच कांटे की टक्कर है। 27 फरवरी को पशु मेले का समापन समारोह होगा। समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हरियाणा का जो पशुधन है, जो उत्कृष्ट मुर्रा भैंस, हरियाणवी गाय, घोड़ी, ऊंट, बकरी, भेड़ सभी का प्रदर्शन हो रहा है। किसान भाई के बारे में आनंद ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और पशुपालन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। 142 ग्राम दूध अभी प्रति व्यक्ति हरियाणा में उपलब्ध है, उनका 1200 लीटर और प्रति पशु दूध उत्पादन देसी नस्ल की जो गाय है वो देसी नस्ल तीनों मिला ले तो 9 लीटर प्रति पशु आज हमारा दूध उत्पादन है। लेकिन जो दलाल साहब के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, उनका लक्ष्य ये है कि कैसे हरियाणा देश में दूध उत्पादन में नंबर 1 हो, बल्कि जो वैश्विक आंकड़े हैं हम तेजी से कैसे उनकी तरफ बढ़े। क्योंकि इजराइल दुनिया में लीटर है अभी 30 लीटर प्रति पशु है, तो हमारा लक्ष्य कोई यहाँ का नहीं है। बाकी भारत से तो हम अच्छे हैं, दुनिया की अच्छाई जहाँ है उस लेवल पर बढ़े, वहाँ से सीखते हुए। इसलिए ये जो मेलों का आयोजन पशुपालन विभाग कर रहा है हमारी सरकार के नेतृत्व में, वो इसलिए कर रहा है कि क्वालिटी पशु उत्पादन की तरफ ध्यान बढ़े। मेले तो पहले भी होते थे, लेकिन यहाँ जो है जो जेनेटिक्स 4 आधार हैं जिनके आधार पर पशुपालन विभाग तरक्की करता है या डेयरी उद्योग तरक्की करता है, उसमें एक जेनेटिक्स है, एक चारा है, एक टेक्नोलॉजी है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनके आधार पर ऊपर जाते हैं। दुनिया में इसी आधार पर लोग ऊपर गए हैं। तो हम भी चारों पर यहाँ हमारी सरकार दलाल साहब के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसी रास्ते पर काम कर रही है। करनाल में किसानों ने नए वाहन एक्ट का विरोध किया। डीजल और पेट्रोल वाहनों का समय 10 और 15 साल किए जाने का विरोध जताने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने कानून को गलत बताते हुए कहा कि इससे हर वर्ग को नुकसान होगा। किसानों ने कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर जिला सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि सबसे ज्यादा मार किसानों के ट्रैक्टरों पर पड़ेगी। किसान ट्रैक्टर को लोन पर लेता है और 15 से 20 वर्षों में उस लोन की किश्तों को चुकाता है। ऐसे में लोन पूरा होने से पहले ही उनका ट्रैक्टर कंडम हो जाएंगे। दरअसल नए एक्ट के मुताबिक अब 10 साल पुराने डीजल की गाड़ियों और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों को चलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा और चालान काटे जाएंगे। तो समय सीमा को लेकर जो वाहनों को लेकर जारी यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर किसान संगठन ने मोर्चा निकाल दिया है। विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि इससे उनको नुकसान होगा। इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोनीपत और चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने विधायक आवास के बाहर रात बिताई। तालमेल कमेटी के आह्वान पर यह महापड़ाव किया जा रहा है। 24 घंटे के महापड़ाव के तहत नेताओं के आवास का घेराव किया गया। करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध मार्च निकाला। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। कैथल, करनाल, सोनीपत, चरखी दादरी किस तरह से यहां पर अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन करते हुए नजर आई। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।